हेलो एंड वेलकम टू द विद्यार्थी क्लास। तो आपका फिर से इस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था पॉलिटिकल साइंस का, ये उसका पार्ट 2 है, जिसमें हम क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम मिखाइल गोर्बाचेव और उसकी उपलब्धियों के बारे में बात करने वाले हैं। तो मिखाइल गोर्बाचेव जो है, जो कि यूएसएसआर सोवियत संघ का क्या रहता है, लास्ट यानी अंतिम राष्ट्रपति रहता है, और उसने 2 नीतियाँ अपनाई थी अपने यहाँ पर, जिसकी वजह से उसका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया गया उसकी ही खुद की पार्टी के द्वारा, और बाद में उसको क्या कहा गया, सोवियत संघ के विघटन का कारण के पीछे उसका ही हाथ माना गया लोगों के द्वारा। पहला था पेरेस्ट्रोइका यानी कि पुनर्रचना, और दूसरा ग्लासनोस्त यानी कि खुलेपन की नीति। उसने पुनर्रचना की नीति अपनाई, यानी जो सोवियत संघ है उसका जो प्रशासन है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसकी क्या की जाए, दोबारा से रचना की जाए। और दूसरा क्या कि खुलेपन की नीति, यानी कि अभी तक जो कम्युनिस्ट पार्टी थी या जो सोवियत संघ की सरकार थी, वो खुलेपन या फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार का क्या करती थी, विरोध करती थी। अब इन्होंने क्या किया, खुलेपन की नीति का समर्थन किया। ठीक है कि हमारे यहाँ पर भी कुछ कंपनियां आए जो कि आके व्यापार करें और हम भी कहीं जाकर व्यापार करें दूसरे देशों के साथ। इसी वजह से मिखाइल गोर्बाचेव का क्या किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा विरोध भी किया जाता है। तो चलिए आगे क्या बात करते हैं कि मिखाइल गोर्बाचेव जो है उसकी उपलब्धियाँ क्या है, यानी कि उसने क्या क्या काम किए। तो सबसे पहला उसने क्या काम किया कि यूएसए के साथ जो हथियारों की होड़ चल रही थी, उसको सबसे पहले इन्होंने रुकवाया। कि जो हम शीत युद्ध के समय पे हथियारों की होड़ देखने को हमें मिलती है कि यूएसएसआर सोवियत संघ किसके ऊपर ध्यान दे रहा है, तो सिर्फ हथियारों को बनाने पे ध्यान दे रहा है, जिसकी वजह से अपनी अर्थव्यवस्था को ये बिल्कुल ही खत्म करता जा रहा है। सारा पैसा, सारे संसाधनों का इस्तेमाल कहाँ कर रहा है, हथियार निर्माण करने में कर रहा है। और हथियारों को बनाने में जब सारा पैसा, सारा जो संसाधन आप खर्च कर दोगे, तो आपके पास क्या फिर बाकी चीज़ों के लिए, बाकी जो जनता है, आम जो जनता है, अपने देश या अपनी संस्था की व्यवस्था चलाने के लिए, उसका विकास करने के लिए आपके पास कुछ बचेगा क्या, नहीं बचेगा। तो इसी वजह से जो सोवियत संघ है वो क्या होते जा रहा था, पिछड़ा या पिछड़ते चले जा रहा था। इसी लिए इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ चल रही थी, इसके ऊपर इन्होंने सबसे पहले रोक लगाया। दूसरा क्या, अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप से सेना वापस बुलाई। इन्होंने 1979 में क्या किया था, अफगानिस्तान में अपनी सेना भेजी थी सोवियत संघ ने, ताकि अफगानिस्तान के क्षेत्र पर उसके देश, वो जो देश है अफगानिस्तान, उसके ऊपर इनका नियंत्रण हो। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, और पूर्वी यूरोप के कुछ देशों पर भी कब्जा करना चाहते थे सोवियत संघ, कि वो देश इनका समर्थन करे। तो इसलिए वहाँ से इन्होंने क्या किया, मिखाइल गोर्बाचेव ने वहाँ से अपनी सेना को वापस बुलवा लिया। उसके जर्मनी का एकीकरण, ऐसा माना जाता है कि जर्मनी के एकीकरण में भी कहीं ना कहीं इनका ही हाथ था, यानी कि इन्होंने उसका साथ दिया था कि जर्मनी जो है वो क्या हो जाए, एक हो जाए, उसका एकीकरण हो जाए। तीसरा कि शीत युद्ध समाप्त, यानी इन्हीं के समय में शीत युद्ध की समाप्ति हुई। 1989 में हमें क्या देखने को मिलता है कि बर्लिन की दीवार गिरा दी जाती है। 1991 तक आते आते शीत युद्ध जो है पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। और फिर फिफ्थ लास्ट पॉइंट क्या है, उन पर सोवियत संघ के विघटन का आरोप। अभी मैंने बताया आपको कि इनको ही, इनकी नीतियों की वजह से सोवियत संघ के विघटन का कारण माना जाता है, क्योंकि 15 गणराज्य थे सोवियत संघ में, जो कि सारे के सारे इनके खिलाफ थे, एक तरीके से इनकी नीतियों के खिलाफ थे। क्यों? क्योंकि इनकी नीति कुछ और थी। ये थोड़ा सा कह लो आप पूंजीवाद की तरफ इनका ध्यान थोड़ा सा ज़्यादा था। लेकिन जो कम्युनिस्ट सरकार है या जो वहाँ की जो सदस्य देश थे, 15 गणराज्य थे, उनका ध्यान क्या था कि हम समाजवादी, साम्यवादी रहेंगे। ठीक है, और हम खुलेपन या इन सारी चीज़ों का विरोध करेंगे। लेकिन इन्होंने उसका विरोध नहीं किया, उसका समर्थन किया। इसी वजह से इनको माना जाता है कि सोवियत संघ के विघटन, यानी 15 देश जो अलग अलग हो गए, उसके पीछे कहीं ना कहीं इनका हाथ है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, आगे क्या है कि जो ये सारे परिवर्तन इन्होंने कुछ करने की कोशिश की, मिखाइल गोर्बाचेव ने कुछ ये नीतियां अपनाई, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण जरूर रहे होंगे। कोई भी नेता अपने देश के लिए कोई कार्य करेगा तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे, या कुछ ये नीतियों को अपनाने के पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर रहे होंगे। क्या कारण था? तो जब ये वहाँ के क्या बनते हैं, यूएसएसआर के राष्ट्रपति बनते हैं, ठीक, तो उनके सामने काफ़ी सारी समस्याएं नजर आती होंगी। पहली समस्या क्या थी कि जो यूएसएसआर था वो, यानी सोवियत संघ जो था, वो क्या कर रहा था, उसकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही खराब होती चली जा रही, तहस नहस होती चली जा रही। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनकी व्यवस्था में, उनके सारी चीज़ों को मैनेज करने में किसका ज़्यादा ध्यान था या सबसे ज़्यादा हस्तक्षेप था, तो वहाँ के किस चीज़ का, हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी, जो पिछली वीडियो में भी, कि वहाँ के नौकरशाही का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहता था।
तो जहाँ पर नौकरशाही का प्रभाव रहेगा वहाँ पर जनता के कार्यों के ऊपर कम ध्यान दिया जाएगा। इसलिए इनको कुछ नीतियों को अपनाना पड़ा और इसके प्रभाव को कम करने के लिए उन्हें को कुछ बदलाव करने के लिए बाध्य होना पड़ा। उसके बाद जो सोवियत संघ है वो क्या करता है, उसके बहुत सारे जैसे शीत युद्ध के समय हथियारों की होड़, इन्होंने क्या ध्यान दिया कि सबसे ज़्यादा हथियार वगैरह बनाने लग गए। तो जब सब आप सारा ध्यान आपका किसके ऊपर रहेगा, हथियार बनाने के ऊपर रहेगा। इसीलिए आप क्या करोगे कि सारे जो संसाधन, सारा जो आपके पास में पैसा है, धन है, वो क्या कर दोगे, हथियारों के ऊपर खर्च कर दोगे। तो उससे छुटकारा पाने के लिए इनको क्या करना पड़ा, ये नीति अपनानी पड़ी कि हथियारों की जो हथियार है उसकी होड़ को खत्म किया जाए, यानी हम हथियार बनाना अब कम कर दे धीरे धीरे। ठीक है, तो इन्हीं वजहों से क्या करना पड़ा, इनको बाध्य होना पड़ा ये कुछ तरीके अपनाने के पीछे। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था बिल्कुल खराब होती चली जा रही थी, जो बेसिक नीड्स है जनता की वो पूरी नहीं हो पा रही थी। ठीक है, 1979 में जैसे अभी मैंने बताया अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कर दिया था। तो जब आप दूसरे देशों के ऊपर हस्तक्षेप करोगे, पूर्वी यूरोप के ऊपर इन्होंने हस्तक्षेप किया, तो वहां पर क्या हो रहा है, आप अपने संसाधनों का खर्च कहाँ कर रहे हो, उन देशों के ऊपर भी तो करोगे। ठीक है, आप वहाँ की व्यवस्था को संभालोगे, वहाँ हस्तक्षेप करोगे तो व्यवस्था संभालनी है आपको, और व्यवस्था संभालने में क्या होगा, आपको वहाँ अपने संसाधनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ इतने संसाधन शायद पहले से मौजूद ही नहीं है। तो आप क्या करोगे, वहाँ संसाधनों का इस्तेमाल, जो आपके संसाधन है, जो आपके यहाँ का उत्पादन है, वो कहाँ लेके चले जाओगे, वहाँ लेके चले जाओगे। जब वहाँ उत्पादन को लेकर जाओगे तो सारा खर्च कहाँ कर दोगे, आप वहाँ कर दोगे। और जब वहाँ खर्चा करोगे तो आप अपने देश के लिए, आपने जो आपका जो ये संघ था, ठीक है, इसके लिए आपके पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो इन्हीं कारणों की वजह से क्या करना पड़ा, मिखाइल गोर्बाचेव को इस तरीके की नीतियों को अपनाना पड़ा। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं यूएसएसआर के समाप्ति की घोषणा और उसका विघटन कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ। तो सबसे पहले बात करें कि यूएसएसआर की समाप्ति की घोषणा कब की गई, तो 1991 में जो पूर्वी यूरोप था उसके देशों के साथ बोरिस येल्त्सिन जो थे उन्होंने, और जो रूस, यूक्रेन और जो बेलारूस था, इन्होंने क्या किया, यूएसएसआर की समाप्ति की घोषणा सबसे पहले कर दी। जो यूएसएसआर था उसके गणराज्यों में जो संघर्ष चल रहा था, उन संघर्षों की वजह से क्या हुआ, ये सारा जो यूएसएसआर का विघटन है वो हुआ, और 25 दिसंबर 1991 को 1991 में क्या हो गया, विघटन हो गया। ठीक है, अब संघर्ष किस बात को लेकर चल रहा था, यानी कि जो सरकार थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो जनता की उम्मीदों को, आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रही थी। ठीक है, इन्हीं वजहों से क्या हुआ होगा, विघटन हुआ। जनता ने संघर्ष किया कि भाई हमारी बातें नहीं सुनी जा रही, हमारी चीज़ों को, हमारे जो संसाधन है हमें मिल नहीं पा रहे। इन्हीं वजह से वहाँ की जनता ने क्या किया, जो ये यूएसएसआर है इसका क्या किया, विरोध करना शुरू किया और वहाँ पर संघर्ष चलने शुरू हो गए, और इसी वजह से वहाँ पर क्या हुआ, विघटन हो गया। 12 राज्य क्या हुए, सब जो 12 राज्य, यानी कि टोटल कितने थे इसमें गणराज्य थे, 15, उसमें से 12 ने क्या किया, अपना एक अलग संगठन बनाया, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल, ये CIS, इसकी स्थापना की और इसके साथ ही विघटन हो गया। 3 जो बाल्टिक गणराज्य थे, लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, ये इन CIS में यानी स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल में शामिल नहीं हुए थे, सिर्फ 12 राज्य ही शामिल हुए थे बाकी के। अब विघटन के कारण क्या थे, इसके ऊपर बातें करते हैं। तो भाई जो दुनिया में इतनी बड़ी, यानी दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति थी, अचानक ये कैसे खत्म हुई, टूट गई, या फिर इसका विघटन हो गया, इसके पीछे कुछ कारण, बहुत सारे कारण रहे होंगे, है ना, कुछ तो नहीं, बहुत सारे कारण रहे होंगे। उन्हीं पे ही एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहला, राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा ना कर पाना। जो जनता की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाएं थी कि सरकार हमारे लिए कुछ ना कुछ काम करेगी, क्योंकि पूंजीवादी में तो ये होता है कि हम किसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, बाजार व्यापार के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन साम्यवाद में क्या करना चाहिए था, जनता के विकास के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो पाता। सरकार किसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही थी, तो अपने हथियारों के ऊपर और अपना वर्चस्व बढ़ाने के ऊपर, कि कैसे हम और लोगों को और देशों को अपने साथ जोड़ सके कि हमारा वर्चस्व अमेरिका से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, उसके बाद दूसरा कारण क्या था, नौकरशाही का शिकंजा। जो सोवियत संघ है इसके ऊपर जो शिकंजा था, या सबसे ज़्यादा जो पावर किसके पास थी, नौकरशाही के पास थी। यानी वहाँ चलती किसकी थी, तो नौकरशाही की चलती थी, वहाँ के अधिकारियों की चलती थी। तो जिस जगह अधिकारियों की ज़्यादा चलेगी, जनता की कम सुनी जाएगी, तो वहाँ पर जनता का विरोध करना जायज़ है कि नहीं है ना। इसीलिए वहाँ पर क्या हुआ, नौकरशाही का शिकंजा होने की वजह से जनता ने विरोध किया होगा। तीसरा, कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश, यानी कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा कोई दूसरी पार्टी तो थी नहीं,
तो कम्युनिस्ट पार्टी अपने हिसाब से अपनी मर्जी से सरकार चला सकती है, अपनी मर्जी से जो मन में आए वो कर सकती है। तो यही वहाँ पर देखने को मिला। कम्युनिस्ट पार्टी अपने हिसाब से चल रही थी, अपनी मनमर्जी कर रही थी, जनता की इच्छाओं को पूरा नहीं कर रही थी। पढ़ा सबसे पहले हमने जो उनकी आकांक्षाएं उम्मीदें हैं कि सरकार हमारे लिए ये तो करेगी, लेकिन वो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें भी सरकार इन जनता के लिए, आम जनता के लिए कर नहीं रही थी। फिर संस्थानों जो संसाधन है उनका क्या करना, परमाणु हथियारों पर सबसे ज़्यादा उपयोग करना। यानी जो संसाधन है आपके, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कहाँ पर कर रहे हो, तो न्यूक्लियर वेपन बनाने में कर रहे हो, हथियारों को बनाने में कर रहे हो, ताकि अमेरिका को दिखा सको कि आप ताकतवर हो, है ना। तो यही यहाँ पर देखने को मिलता है, संसाधनों का उपयोग किसके ऊपर कर रहे हैं, परमाणु हथियारों के ऊपर। तो जो संसाधन जो जनता के लिए खर्च होने थे, जो जनता के ऊपर उनके विकास के लिए खर्च होने थे, वो संसाधन तो वहाँ खर्च ही नहीं हो रहे हैं। वो कहाँ लग रहा है सारा कुछ, तो वह हथियारों के ऊपर लगाया जा रहा है। फिर अब पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेह ना होना, यानी कम्युनिस्ट पार्टी जो थी जनता के प्रति जवाबदेह तो थी नहीं। हमने पहले भी पढ़ा है कि कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि वहाँ की सरकार जनता को अपनी बातों को रखने का हक तक नहीं देती थी, मौका तक नहीं देती थी, ठीक है, अवसर ही नहीं मिलता था। जनता विरोध तक नहीं कर सकती थी कि ये आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, मतलब इतनी तो आज़ादी आपने दी नहीं है। तो यही जनता के प्रति जो पार्टी थी वहाँ की जवाबदेही नहीं थी, ठीक है। जो उपभोक्ता वस्तुएं थी, यानी कि जो डेली यूज करने वाली चीज़ें हैं, उपभोक्ता वस्तुओं की क्या हो गई, वहाँ पर कमी हो गई, ठीक है। उपभोक्ता वस्तुओं की क्या हो गई, वहाँ पर कमी हो गई, यानी कि जो जनता की जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो उन तक पहुँच नहीं रही हैं, ठीक। और जब उन तक उनकी ज़रूरत की चीज़ें नहीं पहुँचेंगी तो इससे क्या होगा, जो जनता है आपको किसके नज़र से देखेगी, शक के नज़र से देखेगी कि भाई इतना पैसा, इतना सब कुछ जा कहाँ रहा है, ठीक है। तो ये व्यवस्था हुई कैसे कमज़ोर, यहाँ पर इनकी अर्थव्यवस्था में रुकावट कहाँ आई, उसके ऊपर बात करते हैं। तो सोवियत संघ, वही जो मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा जो खर्च उसे करना था आम जनता के ऊपर, वो क्या कर रहा है, संसाधनों का दुरुपयोग कर रहा है, उसका उपयोग वो हथियारों को बनाने के ऊपर कर रहा है। इसी वजह से जो सोवियत संघ है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ता है, उसका आर्थिक दबाव पड़ता है ना। जैसे अभी मैंने बताया वो पूर्वी यूरोप के ऊपर खर्चा कर रहा है कि पूर्वी यूरोप का समर्थन बना रहे मेरे साथ, अफगानिस्तान में अपनी सेना भेज रहा है। तो ये सारा आप खर्च कर रहे हो अलग अलग जगह, तो आप अपने देश के लिए तो कुछ बचा ही नहीं रहे, अपने संघ के लिए तो कुछ बचा ही नहीं रहे। तो फिर वहाँ की जनता आपसे नाराज होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, जायज़ सी बात है। उसके बाद जो आम नागरिक है उनको भी ये लगने लगा कि जो पश्चिम के देश यानी अमेरिका वगैरह है वो क्या है, हमसे ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, ठीक, हम काफ़ी ज़्यादा पीछे और वो हमसे आगे हैं, ठीक है। तरक्की के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में, सब चीज़ों में हमसे आगे निकलते जा रहे हैं और हम तो पीछे हैं, वहीं के वहीं हैं। क्यों, वही संसाधनों का इस्तेमाल सही जगह नहीं हो रहा है। उसके बाद हमेशा कई सालों से इन्हें ऐसा बताया गया लोगों को, वहाँ के लोगों को, कि जो सोवियत राज्य व्यवस्था है वो क्या है, पूंजीवाद से काफ़ी बेहतर है। लेकिन भाई हम तो यहाँ साम्यवादी दल की सरकार हमारे देश में, हमारे यहाँ पर है, हम वो देख रहे हैं कि कौन बेहतर है, नहीं है। यहाँ से बेहतर तो पूंजीवादी व्यवस्था है, वहाँ कम से कम जनता को जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो तो वहाँ पूरी हो जा रही हैं। आप तो हमारी बेसिक ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रहे हो, बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर पा रहे हो। तो आप कह रहे थे पूंजीवाद से हम बेहतर है, साम्यवादी बेहतर है, यहाँ तो उल्टा नज़र आ रहा है। तो ये सारे कारण जो थे, इसकी वजह से जो सोवियत संघ था वो पीछे रह गया, ठीक है। जनता को लगा कि हम तो वही पीछे रह रहे हैं, पिछड़ गए हैं बाकी के कंपैरिजन में। और सोवियत संघ की जो प्रशासनिक राजनीतिक जो व्यवस्था थी उसमें भी रुकावट सामने हमें देखने को मिली कि जो कम्युनिस्ट पार्टी लगभग 70 सालों तक हमारे यहाँ शासन कर रही है, अब वो जनता के प्रति क्या है, जवाबदेह बिल्कुल भी नहीं है ना। यही बोलो ना, 70 सालों तक शासन कर रहे हो आप, लेकिन जनता के प्रति आप क्या कर रहे हो, जनता के साथ क्या कर रहे हो, कैसा व्यवहार कर रहे हो, ये भी मैटर करता है, जो कि सोवियत संघ के जो सरकार थी कम्युनिस्ट पार्टी वो सही से ध्यान नहीं दे पा रही, ठीक है। उसके बाद जो प्रशासनिक है, नौकरशाही है, इन सब में क्या देखने को मिलता है, भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। यानी भ्रष्टाचार काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। जो वहाँ की व्यवस्था जो सुधारने वाले लोग हैं वो क्या हो चुके हैं, भ्रष्ट हो चुके हैं, अक्षम है, सही तरीके से व्यवस्था चला नहीं पा रहे हैं। पार्टी के जो अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं, तो जनता से ज़्यादा विशेषाधिकार तो उनके पास है। जैसे देखते हो ना आज के टाइम पे हमारे यहाँ कि जनता एकदम पैदल घूम रही है धूप में मस्त, और नेताजी मस्त एसी गाड़ी में सायरन बजाते हुए हु करते हुए निकल रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से वहाँ पर जो व्यवस्था थी, वहाँ पार्टी के जो अधिकारी थे उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल रही है, जनता तो बस मर रही है एक तरीके से। फिर उसके बाद जो मिखाइल गोर्बाचेव थे, जो ये सुधार करने आए थे, जिन्होंने क्या किया, वादा किया कि मैं इन सभी चीज़ों का समाधान निकालूंगा, तो वो वादा करते हैं और मिखाइल गोर्बाचेव सुधार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन गोर्बाचेव जो है उनके सामने भी काफ़ी सारी समस्याएं आ जाती हैं और
यही है एक चीज़ कि अगर आप कुछ नया करने जाओ या कुछ सुधार करने जाओ, समय तो लगता है, लेकिन जनता इतना समय देना नहीं चाहती थी। जनता चाहती थी कि जल्दी से जल्दी सब कुछ जो वादा किया वो वादा पूरा हो जाए। हमारे यहाँ तो अभी 5 साल के लिए वादा किया जाता है, 15 साल भी हो जाते हैं, वादा पूरा नहीं होता है ना। तो वहाँ तो क्या था, गोरबाचेव ने वादा किया कि हम अर्थव्यवस्था को सुधारेंगे, सारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें ढील देंगे कि जनता जब के प्रति हम जवाबदेह बने, सरकार जवाबदेह बने, जनता के लिए काम करे। लेकिन ऐसा ये समस्याएं को वो समाधान सही समय पर नहीं निकाल पाते, ठीक है। इसी वजह से क्या हो जाता है, सोवियत संघ टूट जाता है, ठीक है। जनता के एक तबका यानी एक ऐसा ग्रुप था जो कि क्या था, ये मानता था गोरबाचेव बहुत ज़्यादा स्पीड से काम करने चाहिए उनको, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। इन लोगों ने क्या किया कि हमें जैसा सोचा था हमने कि हमें ऐसे फायदे मिलेंगे इसके राष्ट्रपति बनने से, वैसे फायदे तो हमें मिल नहीं रहे हैं। इसीलिए जो सत्ता है या जो गोरबाचेव है, वहाँ पर क्या हुआ, उनके खिलाफ कुछ एक ग्रुप हो गया। एक ग्रुप को ये लगता था कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे, तो वो ग्रुप इनके खिलाफ वैसे ही हो गया। जो कुछ गिने चुने लोग जो थे, इनके समर्थक थे, वो भी अब इनके खिलाफ हो गए धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि उनको लगने लगा कि ये तो बहुत धीरे धीरे स्लो स्लो काम कर रहे हैं, ऐसे काम करेंगे तो फिर सही तरीके से काम हो नहीं पाएगा, यानी सोवियत संघ सुधर नहीं पाएगा। तो यही कुछ कारण थे जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिला, ये विघटन, सोवियत संघ का विघटन देखने को नजर आया, ठीक है। समझ गए इतना? चलिए, तो आगे क्या है कि ये सारी घटनाएं क्या कर रही थी, वहां जो राष्ट्रवादी भावनाएं थी उनको उत्पन्न कर रही थी, यानी जनता के अंदर जो अपने राष्ट्र के लिए भावनाएं थी वो उत्पन्न होने लगी। यानी 15 गणराज्य थे, उनको अपने अपने अब देश की स्थिति या पुरानी स्थिति याद आने लगी। इसी वजह से वहां पर राष्ट्रवादी भावनाएं पनपती हैं। और रूस और जो बाल्टिक गणराज्य थे, जो कि अभी मैंने बताया आपको, लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, इन सभी देशों के अंदर ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले राष्ट्रवादी भावनाएं उत्पन्न हुई, ठीक। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है ये तो भाई पहले से ही चल रहा था, इन राष्ट्रीयता की भावनाएं तो लोगों के अंदर पहले से ही थी, लेकिन जब सुधार हुए, संघर्ष होने लगे, ये सब बस रुके हुए थे। यानी राष्ट्रीयता की भावना पहले से थी, लेकिन ये संघर्ष वाला जो मामला है ना, कि संघर्ष करना, अपने लिए लड़ना, ये सब बाद में समझ में आया कि हमें ये करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए ये सब करते करते थोड़ी सी कह सकते हो देर हो गई इन लोगों को। कुछ राज्य जो थे या कुछ अन्य जो लोग थे, उनका ये विचार है कि गोरबाचेव जो हैं, उनके सुधारों ने क्या किया, राष्ट्रवादियों के असंतोष को बढ़ा दिया। यानी जो राष्ट्रवादी थे उनके अंदर तो पहले से ही असंतोष, ठीक है, वो सेटिस्फाइड पहले से ही नहीं थे अपनी सरकार से, कम्युनिस्ट पार्टी से। अब जो गोरबाचेव आए अपनी अलग अलग नीतियों को लेकर, तो इनको और ज़्यादा उनके प्रति डाउट होने लगा। इसी वजह से ये माना गया कि राष्ट्रवादी भावनाएं गोरबाचेव की वजह से वह फैल गई या फिर बढ़ गई, उत्पन्न हो गई, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर इनको लगा कि जो गोरबाचेव है उन्होंने ही क्या किया है, लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काया है। उसके बाद हमने देखा शीत युद्ध के दौरान बहुत सारे लोग ऐसा मानते थे कि सोवियत संघ जो है उसके मध्य एशियाई गणराज्य के अंदर राष्ट्रवादी जो आकांक्षाएं हैं वो पहले से थी और वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी, क्योंकि ये गणराज्य रूस से क्या करते थे, धार्मिक और नस्ली लिहाज से अलग थे, ठीक है। यानी जो मध्य एशिया के देश हैं वो रूस के कंपैरिजन में क्या था, उनके यहाँ पर पहले से ही राष्ट्रवादी भावनाएं ज़्यादा थी, ठीक है, उनके अंदर पहले से ही राष्ट्रवादी भावनाएं उत्पन्न हो चुकी थी, ठीक, बट वो दिखा नहीं रहे थे क्योंकि वो जो उनके धार्मिक विचार हैं वो रूस से काफ़ी ज़्यादा अलग थे। लेकिन हुआ क्या, इसका उल्टा, सोवियत संघ के प्रति जो लोग थे, जो राष्ट्रवादी असंतोष था, वो यूरोप और अपने उसके कंपैरिजन में जो गणराज्य रूस, यूक्रेन, ये सब थे, यहाँ पर सबसे ज़्यादा तेज नजर आए। यानी कि हमें लगा, यहाँ पर क्या आपको फिर से समझाता हूँ, जैसे मध्य एशिया में ऐसा माना कि मध्य एशिया के देशों में जो कि इसके पार्ट थे सोवियत संघ के, वहाँ पर राष्ट्रवादी भावनाएं पहले से थी और रूस वगैरह में बाद में आई, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि जब ये विरोध संघर्ष हुए, तो सबसे पहले तो रूस, जॉर्जिया, इन देशों में ही हुए, मध्य एशिया के देशों में तो बाद में, इनके बाद में आके राष्ट्रवादी भावनाएं या राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि ऐसा माना जाता है पहले से मध्य एशिया में बहुत सारे वहाँ के देशों में राष्ट्रवादी भावनाएं थी, लेकिन नज़र सबसे पहले कहाँ आया, हमें इन देशों में, रूस वगैरह के देशों में, ठीक है। यहाँ के लोग, आम लोग अपने आप को क्या मानते थे, मध्य एशियाई गणराज्यों से अलग महसूस करते थे कि हम तो यार उनसे काफ़ी ज़्यादा अलग है, वो हमसे क्या है, पिछड़े हैं, ठीक है। यानी कि जो मध्य एशिया के देश हमसे पिछड़े हैं, छोटे हैं, वो उनकी धार्मिक विचारधारा जो है वो अलग है,
तो इन्हीं वजहों से वहाँ पर राष्ट्रवादी भावनाएं उत्पन्न होती हैं और इन्हीं कारणों की वजह से सोवियत संघ का विघटन होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा कि यूएसएसआर की समाप्ति कैसे हुई, उसके पीछे क्या कारण थे। यही कुछ कारण जो राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाएं पूरा ना कर पाना, नौकरशाही का शिकंजा, कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश रहना, संसाधनों का दुरुपयोग करना, हथियारों की होड़ में लग जाना, जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होना और उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो जाना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको इतना समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, सेकंड पार्ट जो हमारा सेकंड नहीं थर्ड पार्ट होगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।